गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मुस्लिम कालीन या मुस्लिम शासन व्यवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं उसके पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। जो कोई भी आपकी समस्या हो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सुझाव भी कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको नोट करिएगा। दोस्तों, मुस्लिम शासन में शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष में लगभग में 8वीं शताब्दी के आसपास जो है मुसलमानों का आगमन हुआ, जो कि मोहम्मद बिन कासिम का नाम आपने सुना होगा, जो पहला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पे आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम और भारतवर्ष मुस्लिम शासन की स्थापना जो कि दिल्ली सल्तनत से प्रारंभ होती है और वो काल लगभग में 1206 के आसपास आता है। इन 400-500 वर्षों में जो भी मुसलमान भारत पे आए, आक्रमण किए, उनका मुख्य उद्देश्य था भारत की धन दौलत को लूटना। ये जो भी आक्रमण होते रहे लगभग 400 वर्षों तक, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भारत के धन संपदा को लूटा जाए। जैसा कि हम जानते हैं, अभी वैदिक काल शिक्षा के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, फिर बौद्ध काल के बारे में शिक्षा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में जो जटिलताएं आई थीं, उन जटिलताओं को दूर करने के लिए बौद्ध कालीन या बौद्ध धर्म का आगमन हुआ और उस धर्म के प्रचार प्रसार से जो शिक्षा पद्धति विकसित हुई उसे हम बौद्ध कालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे बौद्ध कालीन जो शिक्षा पद्धति थी, बौद्ध धर्म पे आधारित जो सामाजिक पद्धति थी, वह भी धीरे धीरे टूटने लगी। खैर, ये विषय तो इतिहास का है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब वैदिक धर्म में कर्मकांड की प्रधानता हो गई तो उसके परिप्रेक्ष्य में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। जो नीति अपनाई वह लोगों को निर्बल बना दिया और यही कारण रहे कि जो बाहरी और विदेशी आक्रमण रहे वो लगातार होते रहे और हम लगातार उसमें जो है पीछे होते गए और उन आक्रमणों का हम सामना नहीं कर पा रहे थे। और साथ ही साथ जो आक्रमणकारी आते थे वो उन्होंने देखा कि जो भारतीय समाज है ये पूरी तरह से टूट गया है, विघटित हो गया है। यहाँ के लोग मूर्ति पूजक हैं, अंधविश्वासी हैं, आपस में वैमनस्यता बहुत ज़्यादा है। तो वो इस बात से पूरी तरह से विज्ञ थे कि भारत जैसे देश पे आक्रमण करना, वहाँ की धन संपदा को लूटना कितना आसान है, और इसी परिप्रेक्ष्य में यह कार्य किया गया। और आक्रमण करते करते बाद में उन मुस्लिम आक्रांताओं ने यह भी देखा कि भारत में तो सत्ता या भारत की सत्ता पे कब्जा करना भी कितना आसान है। और यही कारण था कि 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, उसने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया। वह भारत में पहला मुस्लिम शासक बना। हालांकि मोहम्मद गोरी ने प्रत्यक्ष शासन तो नहीं संभाला, अपने शासन की भारत में शासन की बागडोर उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा और उसकी मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को कभी सुल्तान कहा भी नहीं, लेकिन उसके द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, अर्थात भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की गई। अगर देखा जाए तो मोहम्मद गोरी से लेकर और मुग़ल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर तक, जिससे अंग्रेजों ने सत्ता छीनी थी, अर्थात लगभग 505 वर्ष तक भारत के विभिन्न भागों पर प्रायः मुसलमानों का शासन रहा। अर्थात 550 साल तक मुसलमानों का भारत में शासन रहा। इन 550 सालों में
उन्होंने भारतीय समाज पे क्या प्रभाव डाला, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्या उनका योगदान रहा, यह यहाँ अध्ययन की सामग्री है हमारी। तो जैसे कि भूमिका के बाद हम ये कहना चाहते हैं कि जो मुसलमान भारत पर आक्रमण कर रहे थे, निश्चित रूप से एक नवीन धर्म के साथ वो आए थे। उस नवीन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु वो किसी भी स्तर तक जा सकते थे। और अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुस्लिम आक्रमण के जितने भी उदाहरण हैं और जो उनके कार्यशैली रही है, उसके आधार पर यह माना गया है कि मुस्लिम समाज कभी सभ्य समाज था ही नहीं, वो तो असभ्य समाज था। शिक्षा और संस्कृति उसके लिए बहुत बड़ी कोई उपलब्धि या कोई चीज़ नहीं थी। वो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इतिहास गवाह है, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला जो बख्तियार खिलजी था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा का पूरा जला दिया। जो मुस्लिम शासक थे जो यहाँ रहते थे, वो अपने स्नानागार में पानी को गर्म करने के लिए जो बौद्ध विहारों की जो पुस्तकालय की पुस्तकें थी, उन पुस्तकों को जला के वो उसके जो है पानी गर्म करते थे। तो निश्चित रूप से इस कारण अगर देखा जाए तो पूर्व में प्रचलित जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो सामाजिक संगठन था, जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को वो समाप्त करने की ओर अग्रसर थे। हालांकि संस्कृति को मिटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुसलमानों के द्वारा भारतीय संस्कृति को विघटित तो किया गया, समाप्त तो नहीं कर सके, लेकिन विघटित किया गया। और शायद उसका ही परिणाम रहा है, वो आज तक दिखता है। भारतीय अनमोल साहित्य जो धरोहर थे, उन धरोहरों का संरक्षण नहीं किया गया, उनको नष्ट किया गया। और निश्चित रूप से इसका परिणाम यह रहा कि भारतीय संस्कृति कहीं न कहीं लुप्त प्राय हो गई। मुस्लिम शिक्षा की अगर बात करें तो दो वे में बात होती है। जो उदार मुस्लिम शासक थे, एक वे थे, और एक वो शासक थे जो कट्टर इस्लाम के प्रवर्तक थे। तो जो कट्टर इस्लाम के प्रवर्तक थे, उनके द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था का संचालन किया गया, उन्होंने धर्म को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। धार्मिक शिक्षा की बात उन्होंने की और धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत ही उन्होंने मकतब मदरसों की स्थापना की और वहाँ पे धार्मिक शिक्षा अनिवार्य की गई। भाषा के रूप में वैदिक काल में जहाँ संस्कृत भाषा की प्रयोग हो रहा था, बौद्ध काल में जहाँ प्राकृतिक पाली भाषा का प्रयोग हो रहा था, अब जो है मुस्लिम काल में अरबी और फारसी भाषा, खासकर फारसी भाषा पे अधिक जोर दिया जाने लगा। जबकि हम सभी जानते हैं कि यह कोई भारत की मातृभाषा नहीं रही है। भारत की अधिकांश जनता इस भाषा से परिचित नहीं थी, लेकिन वो अपने धर्म का जो कट्टर इस्लामिक शासक हुआ करते थे, उनका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना और इस्लामी शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार हो, इसमें वो अधिक इंटरेस्टेड थे। वह भारतीय शिक्षा केंद्रों को किसी भी प्रकार के सहयोग नहीं देते थे और तो और वह भारतीय शिक्षा केंद्रों को नष्ट करना चाहते थे। ठीक, दूसरा जो एक पहलू था वह यह था कि जो परंपरागत शिक्षा केंद्र थे, जो तथाकथित किसी किसी के द्वारा कहा जाता है कि हिंदू शिक्षा केंद्र, तो ऐसा कुछ था नहीं। पूरे मध्यकाल में अगर बात की जाए तो हिंदू शिक्षा केंद्र जैसी कोई विशेष वो नहीं दिखाई देता है। हाँ, ये था कि ये शिक्षा केंद्र मंदिरों तक सीमित थे और स्वयं के सीमित संसाधनों द्वारा ही संचालित किए जाते थे। इसको किसी प्रकार का भी कोई भी जो है अनुदान प्राप्त नहीं था। वही दूसरी तरफ जो मुस्लिम शिक्षा केंद्र थे, उनको अनुदान प्राप्त थी, जागीरें प्राप्त थी, उसके द्वारा उनका जो है खर्च जो है चलता था। दूसरा एक पहलू और भी दिखाई देता है कि मुस्लिम या मध्यकाल में जो इस्लामी शिक्षा के केंद्र थे, उन शिक्षा के केंद्र में हिंदू भी पढ़ने जाते थे,
जबकि जो परंपरागत रूप से भारतीय शिक्षा केंद्र थे या कुछ लोगों द्वारा जो हिंदू कालीन शिक्षा केंद्र कहा गया या हिंदू शिक्षा के केंद्र कहा गया है, उसमें मुसलमान पढ़ने नहीं आते थे। तो एक सामाजिक जो समरसता की बात थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, एक वर्ग के द्वारा वह समाप्त हो रही थी, ये निश्चित रूप से दिखाई देता था। अगर हम इस्लामी शिक्षा की बात करें तो इस्लाम का जो प्रचार प्रसार करने के लिए जो प्रचारक तैयार करने होते थे, उन प्रचारकों को तैयार करने हेतु ही इस्लामिक शिक्षा की शुरुआत हुई। अर्थात इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही इस्लामिक केंद्र या इस्लामिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ। इस्लामिक शिक्षा के उद्देश्य की हम बात करें अगर, तो इस्लामिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, सबसे पहला उद्देश्य है मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना। देखिए, हज़रत मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, निश्चित रूप से उन्होंने शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया था। उन्होंने कहा था कि हर मुसलमान के लिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य का ज्ञान हो सकता है। अतः उनके अनुसार इस्लामी शिक्षा का एक उद्देश्य मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना था। तो इस्लामी शिक्षा का जो पहला उद्देश्य यही था कि मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना। दूसरा जो था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार करना हर मुसलमान का एक प्रमुख कर्तव्य माना गया है। अतः मुस्लिम शासकों ने इस्लामिक शिक्षा को इस्लाम धर्म के प्रचार का साधन बनाया। मस्जिद के ही परिवेश में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती थी। इन्हें प्रायः मकतब कहते थे। शिक्षा देने वाला मुल्ला होता था। कुरान का अध्ययन अनिवार्य कराया जाता था। उच्च शिक्षा के लिए मदरसों का निर्माण किया गया, जहां इस्लाम धर्म, इस्लामी दर्शन, इस्लामी साहित्य आदि की शिक्षा दी जाती थी। कहने का मतलब है कि जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार का मुख्य जो कार्य था, वह निश्चित रूप से शिक्षा के द्वारा ही संपन्न हो सकता था। इसलिए इस्लामी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। तीसरा जो उद्देश्य था, इस्लामिक कानूनों का प्रचार करना। देखिए, शिक्षा के द्वारा इस्लामी राजनीतिक सिद्धांत, सामाजिक प्रथा इत्यादि, अर्थात जिसे हम शरीयत कहते हैं, इस शरीयत का प्रचार प्रसार किया जाता था तथा शिक्षा द्वारा उसके औचित्य को समझाने का प्रयास किया जाता था। तो इस्लामी शिक्षा के एक उद्देश्य के रूप में अगर देखा जाए तो इस्लामी कानूनों का प्रचार करना भी शामिल है। चौथा है शासन को मजबूत बनाना। तो निश्चित रूप से इस्लामिक शिक्षा के प्रचार द्वारा मुस्लिम शासक जो थे वह अपने शासन को मजबूत बनाना चाहते थे और मुस्लिम काल शासन व्यवस्था में यह सर्वमान्य था या ऐसा विधान था कि जो शासन में उच्च पद होते हैं, जैसे सिपह सलार जिसे सेनापति कहा जाता है, काजी जिसे न्यायाधीश कहा जाता है, वजीर जिसे मंत्री कहा जाता है, इत्यादि जो है वही व्यक्ति बन सकते थे जो इस्लामिक शिक्षा प्राप्त किए होते थे। ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम काल में तमगे और जागीर दिया जाता था। तो वे तमगे और जागीर भी उन्हीं को दिया जाता था जो इस्लामिक शिक्षा प्राप्त किए हों तथा साथ ही साथ इस्लामिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में वो अपने तरफ से कुछ व्यय भी किए रहे। तो इस्लामिक शिक्षा के उद्देश्य के आधार पर अगर हम देखें, उद्देश्य के आधार पर चर्चा करें, तो निश्चित रूप से इस्लामिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य जो थे, मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लामी कानूनों का प्रचार करना, शासन को मजबूत बनाना। इस्लामिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है वह है सांसारिक दृष्टिकोण। चूँकि इस्लाम पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, अतः उसकी दृष्टि में मानव जीवन का महत्व इसी जीवन में है, वे वर्तमान में जीने वाले हैं। अतः शिक्षा में लौकिक दृष्टिकोण का अधिक प्रभाव है। अर्थात जो इनकी शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली में सांसारिक सुखों
लौकिक या भौतिक चीज़ों पे अधिक जोर दिया गया है। और यही कारण है, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले बताया भी था, कि शिक्षा में जो है, या जो ये कह दिया गया था कि जो इस्लामिक शिक्षा प्राप्त रहेंगे उन्हीं को शासन में उच्च पद दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये उसी का एक उदाहरण, अर्थात जो शिक्षा से संबंधित उसका लौकिक दृष्टिकोण है वह उससे पता चलता है। अर्थात शिक्षा को सामान्य जीवन की दिनचर्या को जोड़ने का प्रयास किया गया, वर्तमान परिस्थितियों से अधिक जोड़ने का प्रयास किया गया। दूसरी बात है शासन द्वारा संरक्षण देना। तो इस्लामिक शिक्षा शासकों के संरक्षण में पली बढ़ी। ये सत्य है कि इस्लामी शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है शासकों द्वारा ही हुआ। शासकों ने जो है मकतब मदरसे खोले, इस्लामी साहित्य के पुस्तकालय भी स्थापित किए। मुसलमान शासकों ने दरबारों में विद्वानों को संरक्षण भी दिया। राज दरबार की शोभा इस बात पर भी निर्भर करने लगी कि दरबार संरक्षण के प्राप्त कवि, साहित्यकार, इतिहास लेखन विद्वान आदि कितने हैं। तो कहने का मतलब है कि इस्लामिक शिक्षा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से यह शासन के या शासकों के संरक्षण या इस्लामिक शिक्षा के संदर्भ में जो शासन द्वारा संरक्षण था वह अत्यधिक था। तीसरी बात है अरबी फारसी की शिक्षा। इस्लामी शिक्षा के अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत मुस्लिम शासकों ने चूँकि अपनी जो सरकारी कामकाज की भाषा थी वह फारसी बनाई थी, अतः यह आवश्यक हो गया था कि फारसी भाषा जानने वाले लोगों को ही सरकारी नौकरी दी जाए। इसलिए मकतबों और मदरसों में फारसी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। शिक्षा का माध्यम भी फारसी बनाया गया था। कुरान तथा इस्लाम का अन्य बहुत सारा धार्मिक साहित्य अरबी भाषा में लिखा हुआ है, अतः अरबी की पढ़ाई भी होती थी। कहने का मतलब है कि जो अरबी और फारसी की शिक्षा थी वह इस्लाम शिक्षा में अनिवार्य रूप से दी जाती थी। क्योंकि इस्लाम धर्म से संबंधित जो भी निर्देश थे, जो भी उनकी आयतें थी, वह जो उसके साहित्य थे, इस्लामिक साहित्य थे, वह अरबी और फारसी भाषा में ही थे। इसलिए अरबी फारसी भाषा को यहाँ पे अनिवार्य किया गया था इस्लामिक शिक्षा में। और इस्लामी शिक्षा की एक विशेषता थी। एक और भाषा हम लोग के यहाँ है उर्दू भाषा। उर्दू भाषा किसे कहते हैं, उर्दू भाषा का कोई बताएगा हमको? वैसे एक मैं बता दूं कि उर्दू का अर्थ जो होता है वह शिविर होता है। और लगभग 14वीं शताब्दी के लगभग अरबी फारसी और हिंदी के मेल से, अरबी फारसी और हिंदी के मेल से हिंदी की एक नई शैली का विकास हुआ जिसे हम उर्दू कहते हैं। जैसा मैंने बताया, उर्दू का अर्थ होता है शिविर। और चूँकि प्रारंभ में जो है उर्दू का प्रयोग शाही सेनाओं के शिविर में किया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि जो सैनिक थे वो भारत के सैनिक हुआ करते थे, तो निश्चित रूप से वो अरबी फारसी भाषा को अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाते थे। अर्थात जो भारतीय एवं विदेशी सभी प्रकार के सैनिक थे उनके समझने के लिए, अर्थात एक प्रकार से कह सकते हैं कि अरबी फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं का मिक्स था। और जब इस भाषा का प्रयोग किया जाने लगा तो जो गैर भारतीय सैनिक थे वो भी, और जो भारत के सैनिक थे वो दोनों, ठीक है, दोनों को उनके आदेशों का या जो आदेश निर्देश होते थे वो आसानी समझ में आते थे। इसलिए उर्दू भाषा का विकास 14वीं शताब्दी में हुआ था। चौथा है शिक्षा का धार्मिक स्वरूप। चूँकि इस्लामिक शिक्षा में कुरान का अध्ययन हर मुसलमान के लिए आवश्यक बताया गया, इसलिए इस्लामिक शिक्षा में कुरान की शिक्षा अनिवार्य थी। इसके अतिरिक्त दूसरे धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया जाता था। पाठ्यक्रम का अधिकांश भाग धार्मिक साहित्य ही होता था। पाँचवां है बिस्मिल्लाह रस्म। जिस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में उपनयन संस्कार होता था, उसी प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में जब बालक 4 वर्ष का होता था तो बिस्मिल्लाह की रस्म अदा की जाती थी। बिस्मिल्लाह की रस्म के उपरांत बालक मकतब में प्रवेश करता था। जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था तब यह संपन्न किया जाता था और बालक को मकतब में भर्ती कर लिया जाता था। और बिस्मिल्लाह की रस्म अदा करते समय बालक से कुरान की कुछ आयतें पढ़वाई जाती थी। अगर बालक पढ़ लेता था तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ पाता है तो सिर्फ बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण कर के भी यह रस्म पूरी कर दी जाती थी। और इसीलिए इसका नाम जो है बिस्मिल्लाह रस्म किया गया।
ठीक, अगला है छठवां दंड व्यवस्था। इस्लामिक शिक्षा में अगर देखा जाए दंड का प्रावधान कठोर था। हालांकि वैदिक शिक्षा काल में अगर हम बात करते हैं तो दंड का प्रावधान नहीं था। अति आवश्यक होने पर ही सामान्य दंड देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन मुस्लिम कालीन शिक्षा पे जो है अपराध करने वाले विद्यार्थियों के लिए कठोर शारीरिक दंड का रिवाज था। आज भी जो हम लोग के यहाँ मुर्गा बन जाते हैं, लोग कहते हैं मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बन जाओ, ये इस्लामिक शिक्षा की ही देन है। जो मुर्गा बनाने की प्रथा है उसका प्रचलन इसी युग में प्रारंभ हुआ है और एन प्रकरण आज भी चल रहा है। हालांकि भारत में तो यह हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें दंड व्यवस्था का बिल्कुल प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी एन प्रकरण जो है मिलते हैं और ये व्यवस्था दिखाई पड़ती भी है और कहीं कहीं गुरुजी लोग मुर्गा बनाते हैं। खैर नेक्स्ट देखिए, स्त्री शिक्षा। मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा का अत्यंत ह्रास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा का पतन होना स्वाभाविक बात थी। लड़कियां शिक्षा के लिए मकतब में तो चली जाती थी, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए मदरसों में जाना उनके लिए संभव नहीं था। संपन्न घरों की लड़कियों के लिए शिक्षा व्यवस्था घर पे ही की जाती थी। पूरे मुस्लिम काल में कुछ ही महिलाओं का नाम आता है जो शिक्षा के मामले में अपनी योग्यता को दिखाती हैं। जैसे हुमायूंनामा की लेखिका जो है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, रजिया सुल्तान की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा का ह्रास हुआ है। खासकर उच्च शिक्षा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह ह्रास और ज़्यादा हुआ है। उच्च शिक्षा से मुस्लिम काल में महिलाएं वंचित रही हैं, ऐसा देखने को मिलता है हमको। औद्योगिक शिक्षा की बात कर लें, 8 नंबर पे है जो विभिन्न प्रकार के शिल्पों का प्रशिक्षण प्रायः परंपरागत विधि से घरों में अथवा कारखानों में होता था। इसके लिए पृथक विद्यालय नहीं थे। कारखानों अथवा कार्यशालाओं में कुशल कारीगर के मार्गदर्शन में लड़के शिक्षार्थी के रूप में औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करते थे। कहने का मतलब है कि विशेष अलग से पाठ्यक्रम नहीं बनाया गया था। विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था कोई विशेष लागू नहीं की गई थी, बल्कि जहाँ पे ये क्रियाकलाप संपन्न कराया जाता था या जहाँ पे ये क्रियाकलाप का आयोजन होता था, जहाँ जैसे फैक्ट्री कारखाने जो हुआ करते थे, वहीं पे बच्चों को भेज के या उन्हीं जगहों पे जाके वे स्वयं के अनुभव के द्वारा सीखने का कार्य किया जाता था। उनको औद्योगिक शिक्षा प्राप्त होती थी। गुरु शिष्य संबंध की बात कर लें तो वैदिक काल जैसा गुरु शिष्य संबंध यहाँ पे बिल्कुल नहीं था। वैदिक काल में श्रेष्ठ माना जाता है, बौद्ध काल में थोड़ा सा ह्रास हुआ है, लेकिन मुस्लिम काल में अगर देखा जाए तो अत्यधिक ह्रास हुआ है। लेकिन फिर भी गुरु शिष्य का संबंध जो रहा है वो अच्छा रहा है। शिष्य जो है गुरु का आदर करता था, उनकी सेवा करता था। जो ऐसे मदरसे जहाँ पे जो है कुछ मदरसे ऐसे हुआ करते थे जहाँ गुरु शिष्य एक साथ रहते थे, उनमें व्यक्तिगत संपर्क भी रहता था। और इस काल में अगर देखा जाए तो कक्षा प्रणाली का विकास उतना बेहतर ढंग से यहाँ पे मुस्लिम काल में नहीं दिखाई देता है जैसा कि बौद्ध काल में था। लेकिन फिर भी यहाँ भी अगर देखा जाए तो कक्षा प्रणाली की बात अगर किया जाए तो कक्षा प्रणाली कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं थी, लेकिन शिक्षा आयोजन करने के लिए जो मदरसे हुआ करते थे, भवन होते थे, उन भवनों के अंदर ही शिक्षा व्यवस्था की गई थी, उसमें ही शिक्षा व्यवस्था संचालित थी। छात्रावास की बात करें तो मकतब के लिए तो नहीं, पर मदरसे के लिए प्राय छात्रावास की व्यवस्था थी। इन मदरसों और छात्रावासों की व्यय की पूर्ति दान में मिली बड़ी बड़ी भूमि या जागीरें होती थी। छात्रावासों से विद्यार्थियों को सभी अपेक्षित सामग्री निःशुल्क मिलती थी। दैनिक भोजन, मिठाई और फल भी मिलता था। वस्त्र मिलते थे, जेब खर्च के लिए कुछ पैसे भी मिलते थे। वैदिक या बौद्धकालीन छात्रावासों की अपेक्षा इन छात्रावासों का जीवन अधिक सुखदायी एवं सुविधाजनक हुआ करता था। तो ये इस्लामी शिक्षा की जो विशेषताएं थी। इस्लामी शिक्षा की संस्थाएं, जैसा कि बताया भी गया था पहले भी, इस्लामिक शिक्षा की जो संस्थाएं थी उसमें सबसे पहला नाम आता है मकतब का और दूसरा मदरसा का।
मकतब जो था वो प्राथमिक शिक्षा का या प्रारंभिक शिक्षा के लिए या प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। मकतब का अर्थ है वह स्थान जहाँ लिखने की शिक्षा दी जाती हो। यह मकतब प्रायः मस्जिद के साथ होते थे। प्रारंभिक शिक्षा देने का प्रबंध मकतबों के अतिरिक्त खानकाह या दरगाह में भी किया जाता था, जहाँ इनके निर्माता एक मौलवी की नियुक्ति कर देते थे और वह मौलवी ही बालकों को प्रारंभिक शिक्षा देता था। कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम कालीन या इस्लामिक शिक्षा की जो प्रमुख संस्थाएं हैं, उसमें पहली जो संस्था है वह मकतब है, जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए मकतब में एक मौलवी की नियुक्ति की जाती थी। वह मौलवी जो है बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देता था। और उच्च शिक्षा के लिए मदरसे हुआ करते थे। मदरसे में जो उच्च शिक्षा का प्रबंध होता था, यहाँ भिन्न भिन्न विषयों के लिए विशेषज्ञ विद्वान नियुक्त होते थे। यहाँ लौकिक और धार्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जो प्रायः 10 से 12 वर्ष में पूरी होती थी। किसी भी व्यक्ति को अध्यापन करने की या व्याख्यान देने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती थी जब तक कि किसी बड़े विद्वान ने उसे ऐसा करने के लिए योग्य घोषित कर दिया हो। इन शिक्षा केंद्रों के खर्च के लिए प्रायः जागीरें लगा दी जाती थी अथवा कुछ नियमित धनराशि शासन की ओर से नियत की जाती थी। मदरसों का प्रबंध प्रायः प्रबंध समितियों या सम्मानित और दानिक नागरिकों द्वारा होता था। छात्र के लिए छात्रावास होते थे तथा इनके व्यय की पूर्ति दान में मिली बड़ी बड़ी जागीरें से होती थी। छात्रावासों में विद्यार्थियों को सभी पाठ्य सामग्री तथा वहाँ रहने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री होती थी वह सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी। देखिए, जो मुस्लिम काल में जो शिक्षा के केंद्र हैं, जैसे बात हो रही थी कि सबसे पहले मकतब है और दूसरी संस्था है मदरसा। यही दो प्रमुख केंद्र हैं प्रारंभिक शिक्षा के रूप में, जो मकतब होते थे, और उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में मदरसा होते थे। यही दो संस्था हैं जो महत्वपूर्ण है मुस्लिम कालीन या इस्लामिक शिक्षा के दृष्टिकोण से। मकतब में और भी जो है शामिल हैं, जैसे कि खानकाह है, दरगाह है, मस्जिदें हैं, ये चीज़ें शामिल हैं। जबकि मदरसों का स्वरूप दूसरा था, चूँकि वो उच्च शिक्षा के ही केंद्र होते थे, जबकि जो मकतब थे वो धार्मिक केंद्रों पे ही संचालित होते थे। जो उनके केंद्र थे वो धार्मिक हुआ करते थे, धार्मिक केंद्रों में ही ये संचालित होते थे। तो यहाँ पे ये दिया गया कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो धार्मिक केंद्र थे उसी के आधार पर शिक्षा दिया गया, मकतब में दिया गया, और उच्च शिक्षा के लिए मदरसों का निर्माण किया गया और उनमें शिक्षा दिया गया। तो ये इस्लामिक शिक्षा की संस्था के रूप में ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इस्लामिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। इस्लामिक शिक्षा का पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम, अर्थात शिक्षा व्यवस्था को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, दूसरा उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। जैसे कि बताया भी गया कि प्रारंभिक शिक्षा का जो स्थान था वह था मकतब, और उच्च शिक्षा का जो स्थान था वह मदरसा था। तो पाठ्यक्रम या प्रारंभिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम थे, प्राथमिक शिक्षा हेतु सबसे पहले जो कलमा था, कलमा को कंठस्थ कराया जाता था। बाद में कुरान की आयतें याद कराई जाती थी। लगभग 7 वर्ष की आयु में कुरान का नियमित अध्ययन प्रारंभ कर दिया जाता था। साथ ही लिखना, पढ़ना और सामान्य गणित सिखाया जाता था। बच्चों के उच्चारण और सुलेख पर विशेष बल दिया जाता था। कुछ समय बाद फारसी भाषा और उसका व्याकरण शुरू कर दिया जाता था। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत संभाषण कला, पत्र लेखन, आवेदन पत्र लेखन, शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। वही उच्च शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था, वहाँ पे देखा जाए तो उच्च शिक्षा जो कि मदरसों में दी जाती थी, दो प्रकार की थी। पहली धार्मिक और दूसरा जो है लौकिक। लौकिक नहीं लिखा गया है, लेकिन दूसरा लौकिक है। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत कुरान, इस्लाम का इतिहास, इस्लामिक कानून इत्यादि का जो विस्तृत और गहन अध्ययन किया जाता था। वही लौकिक साहित्य के अंतर्गत या लौकिक शिक्षा के अंतर्गत अरबी फारसी भाषाएं, उनका व्याकरण, साहित्य, दर्शन, कानून, ज्योतिष, इतिहास, यूनानी चिकित्सा इत्यादि का अध्ययन किया जाता था। अर्थात जो शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया गया था वह निश्चित रूप से धार्मिकता और लौकिकता दोनों से परिपूर्ण था।
आईने अकबरी में अबुल फजल ने जो है एक बार कहा था कि जो प्रचलित पाठ्यक्रम है उसको परिवर्तन करके कुछ विषयों को पढ़ाने की सिफारिश की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान विद्यार्थी हैं उनके लिए अंगणित, कृषि, ज्यामिति, ज्योतिष, राजनीति, औषधि विज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन तथा इतिहास एवं हिंदू विद्यार्थियों के लिए संस्कृत, व्याकरण, वेदांत, दर्शन और साहित्य, ये चीज़ें पढ़ाई जाए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।